नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस करते हुए प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों को उन विधानसभाओं में प्रवास और जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उधम सिंह नगर जनपद की खटीमा विधानसभा में 24 घंटे के प्रवास का दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान आम जनता, प्रबुद्धजनों, युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और जीत की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी का कहना है कि जिन सीटों पर पार्टी पिछली बार जीत दर्ज नहीं कर सकी, वहां जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। संगठन के स्तर पर तय हुआ है कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे सभी प्रमुख लोग एक एक विधानसभा में जाएंगे, जिसको जहाँ की जिम्मेदारी मिली है पूरा 24 घंटे का उनका वहाँ प्रवास रहेगा। उसमें एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है, सभी से मिलने का है, संवाद का कार्यक्रम है, अनेक अनेक वर्ग के लोगों से संपर्क अभियान है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, कोर कमेटियाँ हैं, वो सभी काम जो संगठनात्मक स्तर पर तय किए गए वो सब करेंगे। बीजेपी की ओर से 2022 विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस किए जाने के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा प्रवास को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ किसी एक विधानसभा या जिले के नेता नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के सीएम हैं और उनके लिए पूरा प्रदेश एक समान रूप से अहम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इच्छा है कि प्रदेश की हर सीट पर पार्टी मजबूत और जीत हासिल करे, लेकिन लोकतंत्र में जनता के जनादेश का सम्मान करना भी जरूरी है। पूरे उत्तराखंड हमारे लिए एक ही समान है, चाहे वो पार्टी हो चाहे कहीं और का कोई विषय हो। और मुख्यमंत्री जी से इसको जोड़ना तो मुझे ठीक लगता नहीं, क्योंकि उनके लिए केवल उनका जिला नहीं है, उनके लिए तो पूरा उत्तराखंड समान ही है। मतलब कहीं भी हम तो हर जगह चाहेंगे कि पूरे उत्तराखंड में जहां जहां चुनाव हो वहां भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन जिस तरीके से हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का हमें उसका आदर भी करना चाहिए और उसका स्वागत भी करना चाहिए, तो लोकतंत्र ने जो अपना जवाब दिया है जनता ने, उसका स्वागत भी हम लोग करते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम और आगे ठीक कर सकें, उसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी जहां जहां कमी रही। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि संगठन बूथ स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक चुनावी रणनीति पर काम कर रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि हर विधानसभा सीट का अपना अलग समीकरण होता है और उसी के अनुसार पार्टी चुनाव रणनीति तैयार करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2027 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए संगठन को लगातार मजबूत कर रही है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। वहीं पार्टी के भीतर मतभेदों और नेताओं के बीच बयानबाजी को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बड़ा परिवार है और परिवार के भीतर की बातें आपसी संवाद से सुलझ जाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी कार्यकर्ता और नेता मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे और आगामी चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर एक अलग समीकरण होता है और होगा, और उसी को देखते हुए चुनाव लड़ा भी जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। उसकी पूरी तैयारी हम लोग बूथ से लेकर और मैं कहूँगी कि ऊपर तक की तैयारी उसमें कर रहे हैं, संगठन के तौर पर भी और कैसे बूथ लेवल पर भी उसको मजबूत किया जाए। लेकिन जहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप की बात है या भारतीय जनता पार्टी की आपस की बात है, तो मुझे लगता है वो पारिवारिक बात है, आपस में सुलझ जाएगी। तो जब सुलझ जाएगी तो सब ठीक ही मिलेगा आपको, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय मिलने में हो रही देरी को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी मुखर हो गई है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मामले की न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने, जांच को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता का परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है और जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक परिवार की पीड़ा कम नहीं होगी।
वाले मामले में शुरू से अगर ये इसमें जांच सही तरीके से करते तो मैं समझता कि उनको न्याय मिलता। आज भी अंकिता भंडारी प्रकरण वीआईपी का नाम ये लोग नहीं बता रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके विधायक के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी जिन्होंने सबूत मिटाने का वहां पर काम किया। जिस रिजोर्ट में वहां के उसके जो बिस्तर था उसको स्विमिंग पूल में इन्होंने फेंक दिया। ऐसे विधायक के खिलाफ तो आप कार्रवाई करें, जो साक्ष्य आपको मिल रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अंकिता भंडारी में ये कुछ भी काम करने वाले नहीं है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो निष्पक्ष जांच होगी और बिटिया को न्याय भी मिलेगा। इनसे न्याय की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की जिम्मेदारी नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की है। हालांकि राज्य सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70 नई गौशालाएं बनाई जा रही है, जिसमें 20 गौशालाएं अंतिम चरण में है और जल्द ही उनमें आवारा पशुओं को रखा जाएगा। देखिए, शेड्यूल भारत के संविधान के शेड्यूल 12 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नगर निगम और पंचायती राज जो पंचायत में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसका पूरा जो देखरेख से लेके उनकी देखभाल करना ये नगर निगम और पंचायत का है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग का जो मत है वो बहुत क्लियर स्पष्ट है कि जो हमारे साथ जो गौशालाएं चलती हैं, हमारा जो लोगों का जो जानवर हैं उनका उपचार करना और जो गौशालाएं चलती हैं उनका भरण पोषण करना है। फिर भी उत्तराखंड सरकार ने पहली बार, मैंने जैसे मंच पे आज बोला है कि एक अकेली स्टेट है पूरे देश में जिसमें 3 विभागों का कलेक्टिव एफर्ट है, शहरी विकास, पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री विभाग, जहाँ पर हम मिल के निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाएं उत्तराखंड में बना रहे हैं। 20 गौशालाएं हमारी लगभग फाइनल स्टेज में है, वो बन के तैयार हो जाएंगी 1-1.5 महीने के अंदर और हम इन निराश्रित पशुओं को उठा के उन गौशालाओं में रखेंगे। लेकिन मेरा फिर भी आप सब चैनल के माध्यमों से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि गौ माता को हमने माता का दर्जा दिया है और जैसे मैंने फिर से मंच बोला, जब वो दूध देना कम कर रही है, वृद्ध अवस्था में जा रही है, बीमार पड़ रही है, तो उसको सड़कों पे मरने के लिए छोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं। तो हम लोग को थोड़ी अपनी सोच में बदलनी पड़ेगी। 80 रुपये प्रतिदिन प्रति जानवर उत्तराखंड सरकार दे रही है गौशालाओं के लिए और भरण पोषण के लिए। गायों पे और भैंसों पे सब्सिडी दे रही है। वो इसीलिए दे रही है ताकि हम चाहते हैं कि लोग गाय माता का जो सम्मान है उसको बना के रखें और उनको मरने के लिए सड़कों पर ना। उत्तराखंड सरकार की ओर से दायित्वधारियों की सूची जारी किए जाने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि दायित्वों के माध्यम से राजनीतिक समायोजन किया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को सिर्फ समायोजन के लिए नहीं बल्कि उनकी क्षमता और संगठन के प्रति योगदान के आधार पर सरकार और संगठन में जिम्मेदारियां दी जाती है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग कार्यकर्ता को एडजस्टमेंट के लिए दायित्वधारी नहीं बनाते। हम पार्टी के अंदर और सरकार में समन्वय के लिए दायित्वधारी बनाते हैं और हमारी अभी सूची जो है 1/3 भी नहीं है कांग्रेस की। इसलिए क्या है कि जो भी कार्यकर्ता जिसको सरकार में सहयोगी के रूप में लेना, ऐसे लोग ले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ और नाम भी इसमें सम्मिलित होंगे। कालाडूंगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष हवन पूजन का आयोजन किया। कार्यक्रम कालाडूंगी स्थित प्राचीन रौखटिया हनुमान मंदिर में संपन्न हुआ, जहां क्षेत्र की सुख समृद्धि, देश की उन्नति और जन कल्याण की कामना के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया गया। इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर उनकी दीर्घायु के लिए हवन भजन इत्यादि हो रहे हैं। तो आज कालाडूंगी मंडल में भी इस रखड़िया बाबा मंदिर में
इस कार्यकर्ताओं द्वारा हवन का कार्यक्रम किया गया है। ये वार वर्ष भारत के इतिहास के स्वर्णिम वर्ष हैं। इन वार वर्षों में जो काम किए हैं, अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत जमीन से उठकर आसमान में पहुंचा है। एक स्वर्णिम काल भारत का कहा जाएगा। खबर नरेंद्रनगर से है, जहां आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। जिले के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा 8 जून से 11 जून तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक हड़ताल पर रहे। बीते शुक्रवार को नरेंद्रनगर स्थित जिला कार्यालय परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। संगठन ने स्पष्ट किया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 15 से 17 जून तक 3 दिनों तक पूर्ण कार्य बहिष्कार कर चिकित्सा देहरादून में आयुर्वेदिक निदेशालय पर धरना देंगे। हम लोगों की 7 सूत्री जो मांगे हैं वो बिल्कुल ही साफ सुथरी तरीके की मांगे हैं। हम कुछ भी किसी के उसमें नहीं मांग रहे हैं कि सरकार से नहीं मांग रहे हैं हम उस चीज को। हम वो कह रहे हैं कि जो भी हमारी लंबित चीजें हैं उसको हमें दे दे, जो हमारा कार्य है वो हमें करने दे। ये नहीं कि हम यहाँ पे आंदोलन करने बैठ गए हैं, अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के, कार्य को छोड़ के हम यहाँ पे आंदोलन करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं चिकित्सा अधिकारी। हमारा कार्य लोगों को देखना है, लोगों को रोगियों को उनका पहुंचाने तक का है, उनकी ट्रीटमेंट पहुंचाने तक का है। ये नहीं कि हम आंदोलन करके सरकार का टाइम भी वेस्ट करें और अपना टाइम भी। हमारी जो रूपरेखा है आंदोलन की वो 7 सूत्री मांगों को लेकर है। पहला हमारी मांग जो है इसमें संवर्ग का निदेशक है। दूसरी मांग है हमारी एसीपी की मांग, जो हमारी की 10 साल पर आज 13 साल हो गए, लेकिन 10 साल में होता है वो विलंबित है। दूसरी डीएसीपी की मांग, जो शासन में हमारा 4 साल पहले कैबिनेट से पास हो गया था लेकिन उसका जियो नहीं हुआ। तीसरी मांग हमारा स्थायीकरण है, जो 2024 में हमारे चिकित्सा अधिकारी लगे थे उनका स्थायीकरण अभी तक नहीं हुआ है। और 5वीं मांग जो हमारी है वो है कि ढांचे का पुनर्गठन होना चाहिए। और 7वीं मांग है कि जो हमारी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक लगाई जा रही है और हमें चेतावनी भरा शब्द शासन के द्वारा दिया गया है कि अगर आप आधार बेस्ड बायोमेट्रिक नहीं लगाते हैं तो आपका वेतन अगर रोक दिया जाएगा। इसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया है। सर, आज तक इतने वर्ष हो गए, हमारी एक भी मांग शासन के द्वारा पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनके द्वारा बार बार हम पे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये करिए वो करिए। हमको बहुत मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि इतने समय से जो है हमारी जो है मांगे पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हमको जो है ये आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इस सरकार की जो है इस प्रकार के जो हमारे विरुद्ध, मतलब ये हमारा जो रवैया रहा सरकार का हमारे विपक्ष में, तो वो उसकी वजह से हमको ये आंदोलन में आज मजबूरी में उतरना पड़ रहा है। हमारा चिकित्सा अधिकारी 5 बजे से लेके दिन में 5 से लेके 8 कंफर्म की, जैसे कई लोगों के यहाँ कई लोग छुट्टी पे होंगे। खबर रामनगर से है, जहां सवाल रामनगर के ग्राम बसी स्थित यूएसआर हिंदू मान समिति की ओर से संचालित दिव्यांग विद्यालय में 9 वर्षीय दिव्यांग छात्रा प्रज्ञा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतिका उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके पिता लेखराज और मां पूजा रामनगर में मजदूरी करते हैं। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मां पूजा का कहना है कि शुक्रवार को बच्ची जुकाम और अस्वस्थ थी। उन्होंने स्कूल को बताया, लेकिन रात में हालत बिगड़ने की कोई सूचना नहीं दी गई। शनिवार सुबह स्कूल कर्मचारियों ने सूचना दी तो बच्ची मृत अवस्था में मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दरअसल ये घटना दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखने के लिए अपनी लड़की के लिए, तो मैंने कहा ऐसा जुकाम लग रहा है मुझे, और हमने दवाई लगा तो दी इसको, तो मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही तो इसको ले जा सकती हूँ। मैंने कहा परेशानी की बात तो है, जब मम्मी हूँ मैं इसकी। अब इसकी रात भर तबीयत खराब रही, इन्होंने मुझसे ये नहीं कही कि तबीयत खराब है। सुबह जब ये ख़त्म हो गई, जब मैं गई वो ख़त्म पड़ी थी बिल्कुल। मैंने देख तो बता दी मुझे कहाँ लेके जा रही हो, मेरे बच्चे तो ख़त्म हो गई है। क्या नाम? मेरे 3 बच्चे ऐसी हैं, दिमाग से। एक लड़का है, 2 लड़की हैं। ये एक लड़की और मेरे यहाँ स्कूल में अभी 14 साल में चल रही। वो ये दिमाग से है? तीनों दिमाग से भी हैं। ये पाँव भी नहीं चलती थी। अच्छा। वे 2 पाँव चलते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? रायपुर, जसपुर के पास में। अच्छा, कितने दिन पहले एडमिशन कराया था इसका? सर मुझे तारीख तो देखो ध्यान पे नहीं है, पर 15 दिन हो गए, 15-20 दिन जो भी हैं। तो जो तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो रही, तो मैंने कहा परेशानी की बात है, जब मैं इसकी मम्मी हूँ तो फिर इन्होंने कह दी चलो छोड़ दो यहाँ ही। अब जब ये रात भर किसी ने देखा नहीं होगा इसकी साइड, मैंने किस टाइम की ख़त्म है किस टाइम की नहीं है ये मुझे तो पता भी नहीं है। जब मैं सुबह इसके लेने के लिए गई देखा तो ये ख़त्म पड़ी।
रामनगर से खबर है, जहां दिव्यांग विद्यालय में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रामनगर से खबर है, जहां दिव्यांग विद्यालय में एक नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे हैं कि आखिर छात्रा की मौत हो गई और स्कूल प्रबंधन ने किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं दी। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता देंगे, रामनगर में दिव्यांग विद्यालय में नाबालिग छात्र की संदिग्ध मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं छात्र की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, दिव्यांग विद्यालय में नाबालिग छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये ग्राम बसई का है मामला है। तो ये इंदुमान समिति द्वारा संचालित दिव्यांग विद्यालय है, जिसमें 9 वर्षीय जो छात्रा है इसकी जो प्रबंधन इनके साफ इनकी लापरवाही का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। क्योंकि जब बच्चा कहीं पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो उस संस्थान की जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो है संस्थान की जो है लापरवाही देखने को मिली। जी भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। देहरादून के कालसी विकासखंड के हरिपुर गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना यानी रिप के तहत स्थापित सरसों तेल यूनिट आज महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता का सफल मॉडल बनकर उभरी है। विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की ओर से संचालित इस यूनिट में महिलाएं कोल्ड प्रेस्ड और हॉट प्रेस्ड सरसों तेल का उत्पादन कर रही है। हिलांस ब्रांड के नाम से बिक रहा ये सरसों तेल अब स्थानीय बाजार से लेकर देहरादून तक अपनी पहचान बना चुका है। 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस यूनिट से जुड़ी 764 महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। वहीं जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताते हुए कहा कि ये पहल आत्मनिर्भरता उत्तराखंड के विजन को मजबूती दे रही है। हूँ, विकास महिला क्लस्टर की भी सदस्य हूँ। विकास महिला क्लस्टर का NRLM के द्वारा गठन किया गया, जिसमें कि 120 समूह है, 764 महिलाएं हैं। और तत्पश्चात विकास महिला सेल्फ का अनुबंध री प्रोजेक्ट के साथ हुआ। री प्रोजेक्ट के द्वारा विकास महिला क्लस्टर को धनराशि उपलब्ध कराई गई और जिसके द्वारा के सरसों तेल यूनिट का उद्यम स्थापित किया गया और इस उद्यम में सभी बहनों को रोजगार प्राप्त हुआ। कालसी ब्लॉक की CLF है हमारी विकास महिला, उसको CBO लेवल एंटरप्राइज के रूप में एक तेल यूनिट लगवाई गई है, जिसमें हॉट और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोनों वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। और इसमें लगभग उनका अभी तक मैं बात करूँ तो 24 से 25 लाख तक की सेल्स हुई है और 1.5 साल उनको ये चलाते हुए हो गया। तो एक लगभग एवरेज की बात करें तो 70,000 रुपये तक का सेल्स उनका प्रतिमाह हो रहा है। और इसमें CLF से हमारी जुड़ी सभी महिलाएं कार्य करती हैं। मेनली तो 4 से 5 महिलाएं इसमें अभी यूनिट पे काम कर रही हैं। नहीं, जो भी इसका प्रॉफिट होता है उसका जो डिविडेंड शेयरिंग है उसका मैकेनिज़्म पूरे CLF को जाने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है और इस तरह से उनका आय में वृद्धि हो रही है। इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट्स निर्माण हो रहे हैं हमारे हॉट और कोल्ड प्रेस, इसमें इनकी सेल्स है, HOH में जा रहा है, हमारा एक नीचे आउटलेट खुला है वहाँ जा रहा है, लोकल लोगों को भी केटर हो रहा है, प्लस हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसकी की जा रही है। हिलसम करके एक प्राइवेट प्लेयर हमारे हैं जिनके साथ हमने टाई अप किया है, उनके थ्रू भी इनकी डिमांड है और काफ़ी अच्छी डिमांड है, अच्छी क्वालिटी का तेल ये निर्माण कर रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में SSB के जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया। शिविर के दौरान कुल 30 जवानों ने रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त कई लोगों का जीवन बचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील भी की।
एसएसबी अल्मोड़ा द्वारा रक्तदान का यहाँ एक शिविर लगाया गया है। ये हर साल एसएसबी द्वारा समय समय पर रक्तदान किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये इस बार आज ये 12 जून को एसएसबी में रक्तदान शिविर है, जिसमें हमारे बेस हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक के अधिकारी डॉक्टर आशीष जैन, बहुगुणा जी, डॉक्टर जेसी दुर्गापाल सर और हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और अभी तक जो है 25 लोगों ने करीबन रक्तदान कर दिया है और हो सकता है कि 40 लोगों की लगभग यहाँ आज रक्तदान किया जाएगा। ब्लड जो होता है ये बाजार में कभी नहीं मिलता है और न बनता है बाजार में, जैसे कि अन्य दवाएं बनती हैं। तो हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आओ रक्तदान करें, क्योंकि खून जो है नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए और एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड होता है। अगर ये ब्लड किसी कारण से गर्भवती महिलाओं में या ट्रॉमा से या एक्सीडेंट से कम हो जाता है और बह जाता है तो हमें उस वक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जो कि 14 तारीख को जून को मनाया जाता है। और इसमें हम लोग आम जनता से ये अपील करते हैं कि जो स्वस्थ हैं और 60 साल से नीचे की उम्र के हैं वो रक्तदान करें और किसी की जान बचाएं, तो एक बूंद जिंदगी की लोगों के काम आ जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।